हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 के एसएसटी का चैप्टर सोशलिज्म। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये सोशलिज्म अपनी अलग एक दुनिया है, समझ लीजिए। किस तरीके से इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप किया, किस तरीके से एक नई आइडिया को पब्लिक में उजागर किया, तो इस सबको हम पढ़ेंगे। ये हमारे क्लास 9 के लिए चैप्टर है और ये समझिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टफेस्ट चैप्टर में इसकी गिनती होती है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक तरीके से पढ़ते जाएंगे, जो पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो मैं आपके दिमाग में बैठा ले जाता हूँ तो शायद ये चैप्टर आपके लिए निहायत ही सरल हो जाएगा। आपको अगर इसके बारे में आंसर लिखने होंगे तो आप बखूबी लिख पाओगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और थोड़ी सी तबीयत आज सही नहीं होने के कारण, शोर के प्रॉब्लम होने के कारण ये काफी दिक्कत भरा मेरे लिए भी होगा, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की अर्जेंसी थी ये चैप्टर को लेके, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए। अगर इनकेस कुछ ट्रबल होता है, लाइक कॉपी में हो, तो प्लीज बियर विद मी। चैप्टर शुरू होता है चैप्टर शुरू होता है द एज ऑफ सोशल चेंज के टॉपिक से। सोशल चेंज मतलब सोशल यानी समाज से जुड़ा हुआ, समाज के स्तर पे कैसी चीजें, पहले व्यवस्थाएं कैसी चल रही थी। और चेंज मतलब आपको अगर समाज के लेवल पे चेंज लाना है तो आपको वाकई रेवोल्यूशन यानी क्रांति भी करनी पड़ेगी कहीं पे भी समाज में। चाहे हमारे समाज में देखिए, पहले पुरानी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गई या विडो रीमैरिज हो गया, ये सारी चीजें, या चाइल्ड मैरिज। तो ये देखिए कहने में आज बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा हुआ हमने इसको इरेडिकेट कर दिया, हमने से निजात पा लिया। लेकिन उन रेवोल्यूशनरी से पूछिए, उन समाज सेवकों से पूछिए जो इस क्रांति के लिए, इसके बदलाव के लिए लड़े थे, उनसे पूछिएगा कि उनके दिल पे क्या गुजरी थी, कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था। तो समाज के लेवल पे अगर आप कुछ चेंज करने जा रहे हैं तो वो काफी तकलीफजनक और आगे एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस माइंडसेट को डेवलप करना है कि हम समाज में बदलाव की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भारी भरकम चीजें होंगी, कुछ बड़े लेवल पे आपके बदलाव होंगे, कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको इतने सिग्निफिकेंट देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आज वो सदियों पुरानी बात, लेकिन आज हमारा वो चैप्टर बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। तो एज ऑफ सोशल चेंज हमारे लिए ये बता रहा है कि पहले की सोसाइटी कैसी थी। पहले की सोसाइटी मोनार्कियल होती थी, मतलब राजा का शासन होता था। सब कुछ एरिस्टोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक होता था कि जो राजा ने कह दिया, एक ही इंसान के पास तीनों पावर्स होने के बाद वो जो कहेगा वही कानून होगा, जिसको बोलेगा उसी को सजा मिलेगी, जिसे कह देगा वही आगे की ड्यूटी संभालेगा। तो यानी कि आपके आज जो गवर्नमेंट के 3 विंग्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने का जो अधिकार है, एग्जीक्यूटिव यानी कानून को पालन कराने का जो अधिकार है, और जुडिशरी यानी कि जो कानून पालन ना होने पे सजा होने का जो दायित्व है, वो सब कुछ क्या होता था, एक ही इंसान के पास होता था, यानी आपके मोनार्क के पास। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये समझने जा रहे हैं कि वो सोसाइटी जो मोनार्कियल सोसाइटी है, उससे पब्लिक ने कैसे लड़ भिड़ के अपने हक की बात की। क्योंकि जब राजा का शासन था, मोनार्की था, तो वहां पे पब्लिक के लिए कुछ नहीं था। पब्लिक के लिए बस क्या था, राजा का रहम ही सबसे बड़ी चीज थी। अगर राजा आप पे मेहरबान है तो आप सुखी जीवन जीजिए, अगर आप राजा की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो वही क्या होगा, आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। उस टाइप की सोसाइटी में रहते हुए सबसे पहली क्रांति की चिंगारी हमने फ्रांस में देखी। 1789 की बात है। हम इसी क्लास 9th में ही हिस्ट्री के चैप्टर में कवर कर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप वहां देखिएगा कि पहली बार जो क्रांति हुई, पहली बार जो उस सिस्टम के खिलाफ, उस राजाशाही सिस्टम के खिलाफ किसी ने बोला तो वो था फ्रांस। वहां पे मानव अधिकार की बात हुई। इंसान ने 3 कॉन्सेप्ट जो महत्वपूर्ण इंसान की सबसे जरूरी चीज है उसकी कॉन्सेप्ट की बात की, जैसे इक्वालिटी कि सबको क्या हुआ, बराबर का हक मिला। लिबर्टी, सबने आजादी महसूस की। फ्रेटर्निटी माने आपस में एक साथ जुट होकर लड़ते लड़ते उन्होंने भाईचारा महसूस किया। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड। तो ये क्या हो गया, ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट था। फ्रांस के रेवोल्यूशन से ही जो क्या हुआ, यूरोप में एक लहर दौड़ गई कि यूरोप को ये समझ में आने लगा, यूरोप एक कॉन्टिनेंट था, उसको ये समझ में आने लगा कि बदलाव हो सकता है। इसका मतलब राजाशाही को खत्म किया जा सकता है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी और ये इसी चर्चा से ये कॉन्सेप्ट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के हैं तीनों की, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये निकल के आया और ये एक्सटेंसिवली पब्लिक में क्या होने लगा, डिस्कस होने लगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आइडियाज ने
बहुत हद तक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, ये बताया कि चेंज हो सकता है। क्योंकि जब एग्जाम्पल, यू कैन लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात है कि जब आपने क्या किया है, सामने उदाहरण दिखा दिया है और वो हकीकत में पॉसिबल हुआ है, तो बाकियों के अंदर भी ये उम्मीद जगी, बाकियों ने भी क्या किया, वो चीज अपने मन में ठाना और लोग उसके क्या हुए, प्रयास में लग गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अपने आप में काफी तकलीफजनक था। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो आपका क्या था, फूलों की कालीन बिछी थी जहां पे क्रांतिकारी गए और आजादी दे दी, नहीं, वहां पे भी क्या हुआ था, बहुत तकलीफें, बहुत संघर्ष के बाद फ्रांस को अपनी आजादी मिली थी, और मिली, फिर बदली गई, फिर मिली, कई टुकड़ों में उनकी दास्तान चलती रही। आप उसके लिए आप हमारा चैप्टर पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब आइडिया आ गया, सबको समझ में आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कि चेंज हो सकता है, तब क्या हुआ, उन्हें पॉसिबिलिटी ऑफ ए चेंज दिखाई दिया अपने समाज में। रशिया में क्या हुआ, इसका क्या बात आया, उसको आप क्या करेंगे कि मतलब किस तरीके से ये आइडिया डेवलप हुआ, वो यूरोप से होते हुए और जगहों पे पहुंचा। रशिया उस वक्त समझिए कि कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था। रशिया एक एग्रीकल्चरिस्ट देश था, कि मतलब समझिए कि रशियन पॉपुलेशन में से 85% लोग केवल क्या, खेती बाड़ी में ही लगे हुए थे। लेकिन वहां तक ये बात कैसे गई, क्या कैसे आगे के डेवलपमेंट्स हुए, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप की सोसाइटी ना, यूरोप की सोसाइटी इस चेंज को जो डिस्कस करने वाली थी, वो तीन तरीके से बटी थी। यूरोप की सोसाइटी में तीन तरीके के लोग थे। पहले आप कहेंगे लिबरल्स के बारे में जानिए, रेडिकल्स के बारे में जानिए, और कंजर्वेटिव्स के। तो हम पहले लिबरल्स की बात करते हैं। लिबरल्स वो थे जो लिबर्टी में विश्वास रखते थे, सबको आजादी मान के चलते थे कि आजादी सबका अधिकार है। जैसे कि वो बिल्कुल मोनार्की के खिलाफ थे, एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि किसी के पास भी पैदाइशी बर्थ राइट वगैरह नहीं होना चाहिए, कि चर्च के पास अपनी प्रिविलेज है, एरिस्टोक्रेसी यानी जो राजा के खास लोग हैं उनके पास अपनी प्रिविलेज है। वो सब क्या हुआ, वो उनको पसंद नहीं था। वो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा भेदभाव ना रहे, सबको बराबर का हक मिले, सबके पास राइट्स, मतलब वो अधिकार हो जिनसे कोई छीन ना सके। तो ये अधिकार जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीनों कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, उसमें विश्वास रखने वाले थे। लेकिन हाँ, ये लोग क्या चाहते थे, पुरानी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकिए और नई व्यवस्था लाइए। लेकिन ये कुछ हद तक इनमें क्या था, ये पूरी तरीके से डेमोक्रेट नहीं थे। क्योंकि जब ये चाहे कि पब्लिक के पास पावर आए, तो पब्लिक के पास जब पावर आएगी तो कैसे आएगी, पब्लिक में से कौन मतलब जो होगा वो हेड करेगा। क्योंकि सोसाइटी बिना लीडरशिप के, बिना गवर्नमेंट के तो चल नहीं सकती, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो लिबरल्स कहते थे गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट वोटिंग से बनेगी, लेकिन वो वोटिंग क्या होगा, वो वोटिंग वही लोग करेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि हर जो एडल्ट है वो वोट दे सकता है। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में विश्वास नहीं रखते थे, और वो ये भी कहते थे कि औरतों को भी वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे पे आ गए रेडिकल्स। रेडिकल्स भी कुछ उसी तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग थे, लेकिन बस उनका ये मानना था, वो ट्रूली डेमोक्रेट्स थे, जो लिबरल्स नहीं थे। रेडिकल्स के पास ट्रूली डेमोक्रेटिक जो क्या कहते हैं विचारधारा थी, वो ये था, वो कहते थे कि सफरेज मूवमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए। सफरेज माने होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। जो कोई भी एडल्ट है, चाहे उसका प्रॉपर्टी है चाहे ना हो, वो वोट कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने वुमेन की सफरेज राइट, औरतों को वोटिंग का अधिकार मिलने के लिए कई बार उन्होंने आवाज उठाई थी, कई बार संघर्ष किया था। तो क्या हुआ, ये थे हमारे रेडिकल्स। तो अब हम आते हैं कंजर्वेटिव्स की तरफ। कंजर्वेटिव्स माने होता है, वो ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा ये थी कि वो कहीं ना कहीं पुराने मोनार्की के लोग थे। जैसे समझिए, वो चेंज नहीं पसंद करते थे, उनको चेंज नहीं चाहिए था। वो ये कहते थे कि अगर चेंज होता भी है तो बहुत ग्रेजुअल चेंज, बहुत स्लो चेंज होना चाहिए, क्योंकि भाई समाज में कुछ एलिमेंट्स हैं जो समय के साथ क्या होंगे, वो डिस्कार्ड होंगे, नई व्यवस्थाएं आएंगी। बट वो व्यवस्थाएं ये नहीं है कि आपने कल अखबार में कुछ नया पढ़ा तो कल उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाओ। स्लो चेंजेस करो, पास्ट को रिस्पेक्ट करो, और ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ते जाओ। तो वो थे हमारे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं मोनार्की के साथ संबंध रखने वाले लोग थे। तो यहाँ पे हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कह रहा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। हाँ देखिए, जब ये बदलाव की बातें हो रही थी, उसी के दौरान आपका उद्योग क्रांति भी हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। जगह जगह पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी। तो आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं प्राइम एग्जाम्पल उसका ब्रिटेन जाता है, जो आपका यूनाइटेड किंगडम लंदन। वो क्या था, इंडिया उसकी कॉलोनी थी, इंडिया थी, अमेरिका थी, वहां से रॉ मटेरियल सप्लाई होते थे।
तो क्या था, उसको अपनी कॉलोनी से, अपने गुलाम देशों से अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल रहा था, मैन पावर मिल रहा था, अच्छा खासा वहां से रेवेन्यू आ रहा था। तो वो क्या थे, वो उद्योग में बढ़ रहे थे, उनके पास पैसा था, समय था, तो उनके जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे वो नए नए आविष्कार पे लग रहे थे। कहीं ना कहीं उस वक्त स्टीम इंजन भी धीरे धीरे डिस्कवर हो रहा था। तो जब क्रांति उद्योग वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, तो जगह जगह पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी। और इंडस्ट्रीज डेवलप करने के साथ साथ कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जैसे आपका नोएडा है जो केवल क्या है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ऐसे ही वहां पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप की जिस ऐसा जगह जहाँ पे केवल फैक्ट्रीज हैं, आपके पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पे आपके क्या हैं, हैंडलूम्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, आपका शू मेकिंग, लेदर मेकिंग, अलग अलग इंडस्ट्रीज वहाँ पे एक ही जगह पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज रहेंगी, उस जगह को इंडस्ट्रियल टाउनशिप आज बोलते हैं। उस तरीके से डेवलप होने लगे। वहीं पे क्या हुआ, आसपास छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियां भी, स्लम्स वगैरह बनने लगे, जहाँ पे मजदूर क्या वहीं पे रहने लगे, न जैसे तैसे गुजारा करने लगे, वहीं से जा जाके फैक्ट्री में काम करते थे। तो नई सिटीज बनने लगी और इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होने लगे। और यही कारण था कि दूर दूर से लोग काम की तलाश में वहां आने लगे। जब दूर दूर से लोग आएंगे तो क्या होगा, अचानक से जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने से खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, साफ सफाई की दिक्कत, ये सब जगह पे होने लगा। काम करने के जो मतलब उनके अवधि थी, जो वर्किंग आवर्स, वो ये नहीं था कि 9 to 5 वाला जॉब था, वो 12 12 घंटे, 15 15 घंटे काम करते थे और उनको उस हिसाब की पगार भी नहीं मिलती थी। ठीक है, वो काम दुनिया भर का उनसे करते थे और वहीं रहते थे जैसे जैसे कंडीशन में। और एक बात और जान लीजिए, वुमेन्स भी लगभग उस वर्क फोर्स का, उस लेबर फोर्स का 31% महिलाएं थी। महिलाएं भी काम कर रही थी जोरों शोरों से, लेकिन महिलाओं को पगार आधी भी नहीं मिल रही थी। महिलाओं की पगार मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी। और क्या था, उनका कंडीशन वर्किंग का और भी ज्यादा पुअर था। ये सब देखते हुए जो आपके लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उनको ये चीजें पसंद नहीं आई। उनको ये वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा तकलीफजनक लग रही थी, क्योंकि वो उनमें से लिबरल्स और रेडिकल्स में से भी कुछ ऐसे थे जिनके पास अपना उद्योग चल रहा था। वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनमें से कई सारे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी और वो भी क्या करा रहे थे, अपना इंडस्ट्रीज में लोगों से काम करा रहे थे। तो वो जब वर्कर्स की कंडीशन देखते थे तो उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था अगर वो अपने में सुधार भी करना चाह रहे हैं कि मैं अपने फैक्ट्री के मजदूरों को अच्छी कंडीशन दूंगा, लेकिन बगल में देख रहे हैं वो कोई दूसरा कैपिटलिस्ट जो ये रेडिकल और लिबरल विचारधारा का नहीं है, वो केवल प्रॉफिट से मतलब रख रहा है। और जब प्रॉफिट से मतलब रख रहा है तो मतलब क्या है, वहां पे वो वर्कर्स का शोषण कर रहा है। तो वो देख के ना, वो देख के लिबरल्स और रेडिकल्स को अच्छा नहीं लगता है। वो ये कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी एक लोगों के पास है, उसी से दिक्कत हो रही है। अगर ये प्रॉपर्टी समाज की होती तो सब मिलके काम करते, सब सुकून से अपना जितना काम किया जा सकता है उतना ही देर काम करते। वहां पे क्या गधा मजदूरी नहीं करते कि पगार मिल रही जरा सी और काम कर रहे हैं 15 15 घंटे। तो वो क्या था, कहीं ना कहीं वहीं से कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के खिलाफ जो है भावनाएं बढ़ने लगी। क्योंकि जो पूंजीपति हैं उनको इंडस्ट्री से अपने क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। उनको नहीं लेना देना है कि आपका वर्कर किस कंडीशन में रह रहा है, क्या तकलीफ है, कहाँ सो रहा है, कहाँ उसका बाथरूम का फैसिलिटी, कहाँ उसके खाने का, कोई मतलब नहीं है। काम कर रहा है, जो थोड़ा मोड़ा पगार देना वो दे दिया और अपने घर जाओ, देखो जहाँ जाना है जैसे करना है, अगले दिन फिर टाइम से काम पे आ जाना और जब भेजूंगा जब ही जाना। वो इस एटीट्यूड वाले थे। तो ये लिबरल्स को और रेडिकल्स को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं वो इसके खिलाफ बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने में ये चर्चाएं उठ रही थी कि कैपिटलिज्म उनके लिए ठीक नहीं हो रहा है। और उसी समय की बात है जब 1815 के आसपास जब नेपोलियन हारा वाटरलू के बैटल में, तो क्या हुआ, वापस से जो ये कंजर्वेटिव रेजीम है, राइट, नेपोलियन आजाद विचारधारा का था, हालांकि वो डिक्टेटर खुद था, बस उसकी विचारधारा क्या थी, वो इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब में बिलीव करता था। जो क्या थे, जो मोनार्की के लिए बहुत ज्यादा तकलीफजनक थे। तो मोनार्की वाले लोगों ने क्या किया था, बैटल ऑफ वाटरलू में, जैसे आपका ऑस्ट्रिया था उस समय, रशिया था, ब्रिटेन था, इन सब ने मिलकर क्या, इसको, रूसिया था, इसको नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराने के बाद वापस से वही व्यवस्थाएं, राजाशाही वाली व्यवस्थाएं कायम करी थी 1815 में। जब ये व्यवस्थाएं कायम हुई तो लिबरल्स वगैरह को थोड़ी तकलीफ हुई, कि लिबरल वाला जो विचारधारा, जो फ्रांस से सारी उनको प्रेरणा मिल रही थी, फ्रांस से सारा उनको
जो है क्या कहते हैं इंस्पिरेशन मिल रहा था। अब वापस से फ्रांस क्या हो गया, उसी बर्बन डायनेस्टी जिसका लुइस 16 था, उसी के किसी मेंबर को वापस से बिठा दिया गया था चारों क्या थे एलाइज के द्वारा। तो वापस से क्या था, फ्रांस वापस से मोनार्की बन गया था। तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उनको बड़ी तकलीफ हुई थी उससे, और वो क्या हुआ, छुपे छुपे घूमने लगे। उनको लगा कि अब हमारी जो है दौर थोड़ी खतरे में है, तो कई बार वो अंडरग्राउंड हो गए थे और सीक्रेट तरीके से काम करने लगे थे। उसी में से एक महान आत्मा थे इटली के गुस्की मजीनी, उनका रोल काफी फेमस है। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली, वो जो मार्सेलेस और यंग यूरोप इन बर्न वगैरह, ये सब उनकी सीक्रेट सोसाइटीज थी जिसमें वो क्रांतिकारी भावनाएं फैला रहे थे, ये राजाशाही को हटाओ और पब्लिक का शासन लाओ, ये सारी गतिविधियां वो फैला रहे थे। हालांकि इनको सीपी मजीनी के बारे में इंडिया में भी डिस्कस हो रहा था अपने यहाँ तक कि वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले आइडियाज हैं उनको डिस्कस करने वाले हमारे यहाँ के राजा राम मोहन राय टाइप के लोग थे, उन्होंने भी उन लिबरल विचारधाराओं को अपने इंडिया में डिस्कस किया था। फिर आ जाते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। देखिए सोशलिज्म सोशलिज्म बार बार हो रहा है, तो आप जरा सा मेरे साथ इधर ध्यान दीजिए। तीन चीजें होती हैं, तीन व्यवस्थाएं होती हैं, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तब शायद आप इसका मतलब समझेंगे। मैं बता दूं आपको कैपिटलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म होता क्या है, और जो तीसरा है कम्युनिज्म वो क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसे आपको बता दूंगा तो आप यहाँ पे ना ये वर्ड पकड़ने लग जाओगे, ये चैप्टर आपके ना दिल में उतर जाएगा। पहले आते हैं, बात करते हैं कैपिटलिज्म की। ये कैपिटल मतलब होता है पूंजी, कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद, और कैपिटलिस्ट होता है पूंजीवादी। ठीक है, जिसके पास क्या है, पैसा है, पैसा उसने लगाया है और उस पैसे के बदले क्या हो रहा है, वो अपना प्रॉफिट खींच रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चल रहा है। जैसे कि आप अमेरिका का पहला ये कैपिटलिज्म वाला ही रोल था, जिसमें गवर्नमेंट नहीं देखने जाएगी कोई भी व्यवस्था, सब कुछ प्राइवेट रहेगा। ठीक है, सारा कुछ प्राइवेट रहेगा। जैसे आपका पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट रहेगी, हॉस्पिटल वगैरह स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट रहेगी, आपके सारे एंटरटेनमेंट के साधन सब कुछ प्राइवेट रहेंगे, सरकारी कुछ नहीं रहेगा। जैसे आज इंडिया में आपको सरकारी अस्पताल मिलते हैं, सरकारी स्कूल रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब कैपिटलिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। कैपिटलिज्म में वही फायदा है उसी के पास जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो सर्विस देगा, पूंजीवादी आपको सर्विस देगा, बदले में उसको प्रॉफिट चाहिए। ये है कैपिटलिज्म। यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गरीब परेशान होने लगते हैं। मान लो उनका इलाज कैसे होगा जिनके पास पैसे नहीं है, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी जिनके पास पैसे नहीं है, उनका पेट कैसे भरेगा जिनके पास पैसे नहीं है। ये सारे सवालों को कैपिटलिज्म नकार देता है, कहता हमको नहीं मतलब, जिसके पास पैसा नहीं हो पैसा कमा के लाए। तो ये तो एक तरीके से क्या है, गरीबों का शोषण कर रहा है, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता। इसी के मतलब जो परिणाम स्वरूप एक निकला सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद। इसी को जो फॉलो करते हैं उनको सोशलिस्ट बोलते हैं, यानी समाजवादी, जो समाज की बातें करें। जैसे कि ऐसा कह दें कि देखिए आपके पास पैसा नहीं है, पढ़ाई करनी है, चलो सरकारी स्कूल बना देते हैं, वहां आप फ्री में पढ़ो। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। आपके पास पैसा नहीं इलाज कराने का, सरकारी अस्पताल में जाओ, बिना पैसे के इलाज कराओ। आपके पास खाना नहीं है खाने को, हम राशन की दुकान सरकारी चले, वहां पर फ्री में अनाज दे देंगे, वहां से जाके लेके खा लो। ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, सोशलिस्ट। जितने भी फैक्ट्रीज हैं सब सरकार की रहेंगी, सब उसमें काम करेंगे, सबको पैसा मिलेगा। ठीक है, सब कुछ क्या है, सरकार अपने पास सब कुछ रखी है। ये सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि सोशलिज्म सोशलिज्म बहुत अच्छा है, हम इसकी बातें भी करेंगे, इसकी अच्छाइयां भी, लेकिन कोई भी चीज, किसी की चीज मतलब कोई भी एक चीज ऐसी नहीं बनी है जिसमें केवल अच्छाइयां ही हो, सब में बुराइयां भी हैं। जैसे कैपिटलिज्म में मान लो पैसा बढ़ रहा था, देश तरक्की करेगा, पैसे बढ़ेंगे, आपके चकाचौंध वाली बिल्डिंगें होंगी, सब कुछ आगे जाएगा, लेकिन गरीब छूट जाएंगे। इसमें क्या है, हम गरीब को लेके चलेंगे लेकिन समाज छूट जाएगा। जैसे मान लो अब सरकारी चीजों में काम करना है, मान लो आपको सरकारी उद्योग में काम कर रहे हो, आप वहां काम करने गए, पूरा टाइम आपने काम किया तो भी शाम को वही पगार मिली। कोई दूसरा आदमी गया वहां पूरा दिन बीड़ी फूक के चला आया, उसको भी वही पगार मिल गई, क्योंकि पता है क्या है, अपने पास कुछ है नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, सब कुछ सरकार का है। और सरकार की चीजों का हम लोग किस तरीके से आदर करते हैं आपको पता है। ठीक है, सरकारी बस में आप देखोगे कोई गुटखा खा के थूके रहेगा, कोई चिप्स का पैकेट फेंके रहेगा, कोई वहीं पे
पानी पी के कुल्ला कर देगा, कोई खाना खा के छीट देगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता है सरकार का है। अगर यही प्राइवेट बस में करो तो ये कर पाओगे? सरकारी अस्पताल में जाते हैं लोग, पहले क्या है, कोने पे जाके गुटखा थूकेंगे, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के जाएंगे वहां पे ऐसे ही अपनी बकवास करेंगे। आप बताओ कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद आप ऐसे गुटखा थूक सकते हो? यहीं पे फर्क है। तो सरकारी जब सब कुछ हो जाएगा तो लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इंसेंटिव माने जो बढ़िया काम पे पैसा मिलना है, फिर पैसा मिलेगा तो खुश होकर और बढ़िया काम करेंगे, तरक्की हो जाएगी। वो चीज इसमें नहीं है। जो इंसेंटिव वाला वर्क है वो कैपिटलिज्म है। लेकिन हम क्या है, सुनने में सोशलिज्म एकदम से गरीबों के दिल में उतर गई बात कि अरे वाह हमारे लिए व्यवस्था हो रही है, तो वो क्या हुआ, एकदम एक्सटेंसिवली उस चीज को खूब जोर जोर से उसको चारों तरफ फैलाने लगे कि अब सोशलिज्म आ रहा है। और हाँ, सोशलिज्म के बाद अगर पूरी तरीके से सब कुछ सोसाइटी का ही हो जाएगा, मतलब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहेगी, घर ऐसा नहीं कि किसी का घर कोई कह सकेगा मेरा है, कोई ये नहीं कह सकेगा खेत मेरा, सब कुछ सरकार का रहेगा। जिसको उसने खेत में कुछ अनाज पैदा करना जाओ कारो, वहां से अनाज लेके आओ खाओ, सब कुछ ऐसे फ्री व्यवस्था। तो ये जो सोशलिज्म आगे एकदम चरम पे बढ़ जाता है तो वो बन जाता है क्या, कम्युनिज्म। ठीक है, जिसमें सब कुछ कम्युनिटी का रहेगा, सरकार भी वहां पे साइड लाइन, सरकार का कोई रोल नहीं, सब कुछ अपने सोसाइटी में ही देख लेंगे लोग। जैसे कि अब एक फाइनल एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कैपिटलिज्म क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, 2 गाय है, आप उस गाय का दूध निकालोगे, अपने भी पियोगे, बाजार में बेचोगे, पैसा कमाओगे। जिसके पास 50 रुपए लीटर देने वाला का पैसा होगा वो उसको आप दूध दे दोगे, बाकियों को आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। ये हो गया कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में क्या कहोगे कि ठीक है मेरे पास 2 गाय है 2 गाय है, मैं अपने भी उसका दूध पीऊंगा, अब बगल वालों को भी बांट दूंगा, जितना मेरे पास कैपेसिटी होगी, जितना गाय दूध मान लो 5 लीटर आ गया है तो 1-1 लीटर में 5 घर में दे दूंगा। ठीक है, अपना घर 1 लीटर, ऐसे बगल में उसको बांट दूंगा। ये हो गया सोशलिज्म। कम्युनिज्म क्या कहता है, तुम्हारे पास 2 गाय है, दोनों गाय सरकार लेके चली जाएगी, तुमको बदले में दूध दे देगी बस। ठीक है, उससे मतलब। तो ये है आपका तीनों कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए अब आप समझ गए ना सोशलिज्म क्या है। तो सोशलिज्म की भावना यूरोप में कैसे आई, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आता कैसे है, क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडिया है कैसे आया, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को बहुत ज्यादा तंग करने लगी, पूंजीवाद लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, जिसके पास पैसा था, अपना फैक्ट्री लगाया था, वो वर्कर्स का शोषण कर रहा था, जिनके पास जमीन थी, खेत था, वो लेबरों का, वर्करों का जो खून चूस रहा था, दिन भर काम कराता था और उनको कुछ बदले में नहीं देता था। इसी वजह से ना ये नई विचारधारा आई क्या, सोशलिज्म की। और कहां से चालू हुई ये विचारधारा डिस्कस होनी, आपका यूएसए के रॉबर्ट ओवेंस थे, उन्होंने अपने जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी। उन्होंने क्या था, कोऑपरेटिव कल्चर बताया था। कोऑपरेटिव कल्चर में क्या होता है, सहकारी समिति, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके आके काम करते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसको आपस में अपनी मेहनत के हिसाब से शेयर कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो क्या था, किसके, रॉबर्ट ओवन के न्यू हार्मनी था। उसी के बाद एक कार्ल मार्क्स करके थे, उन्होंने भी ये क्रांतिकारी विचारधारा फैलाई थी कि देखिए भाई आप वर्कर्स हैं, अगर आप ऐसे ही इसी तरीके से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए काम करते रह जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप केवल आपका शोषण होते रहेगा। तो वो कहते कि मजदूरों उठो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के, अगर तुम उठ के आगे आओगे अपने हक के लिए लड़ोगे तो तुम्हारी बेड़ियों से तुम आजाद हो जाओगे। और यही सारी विचारधाराएं क्या हुआ, कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस लोगों को ज्यादा क्या हुआ, जो सोशलिज्म है इसके तरफ अट्रैक्ट करने लगा। फिर इसको सपोर्ट कहां से मिलता है, सोशलिज्म को सपोर्ट मिलता है यही वर्कर्स से। ठीक है, हर जगह के जो ये वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये लोग अपने तरीके से क्या होता है, इस जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म को, उसको अपना सपोर्ट देने लगते हैं। अलग अलग देशों के, जैसे जर्मनी के लोग, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, ये सब के लोगों ने अपने आप में एसोसिएशन बनाया, सोशलिज्म वाले विचारधारा रखने वाले लोगों का एसोसिएशन, जिसका नाम दिया था सेकेंड इंटरनेशनल। माने इनका कहने का मतलब था इंटरनेशनल लेवल पे हम एक सेकेंड जो है वो व्यवस्था ला रहे हैं, दूसरी व्यवस्था ला रहे हैं, उसका नाम है, उन्होंने सोशलिज्म का नाम क्या है यहाँ पर बदल के रखा था, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो चारों ओर के वर्कर्स थे यूरोप के, वो अपने अपने में एसोसिएशन यानी संगठन बनाने लगे।
और वही क्या हुआ, आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट होने लगी। जैसे आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये था जर्मनी में बन गया था। उसी दौरान ये जो लेबर्स थे, उन्होंने लेबर्स और लिबरल्स और ये रेडिकल्स ने मिलकर ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी बना ली थी। आपका फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी उसी दौरान बनी थी। तो ये क्या हुआ था, चारों तरफ ये पार्टीज बनने लगी और ये विचारधाराएं डिस्कस होने लगी। हालांकि उस दौरान तक, लगभग 1914 तक, ये लोग कोई इलेक्शन तो नहीं जीत पाए थे, कहीं गवर्नमेंट तो नहीं बना पाए थे। लेकिन क्या था, गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स को क्या बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करने लगे थे अपने तरीके से। अपने जो आवाज है वो, जो आगे जो कंजर्वेटिव वाले लोग जो पावर में बैठे हुए हैं, उन तक अपनी आवाज पहचाने लगे, मतलब पहुंचाने लगे थे। उस वक्त पावर में क्या थे, यही कंजर्वेटिव वाले, जो मोनार्की वाले। तो अब मोनार्की वाले के भी कान में ये बात जाने लगी थी कि जनता अब अपने हक की बातें कर रही है। अगर हम उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को अब बहुत ज्यादा इग्नोर करेंगे तो क्रांति हो जाएगी फ्रांस जैसी, और हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो क्या था, जो पॉलिटिक्स में इन सोशलिस्ट वालों की थोड़ी थोड़ी बात सुनी जाने लगी, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट नहीं बना पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।